हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था शाउ स्क्रीनिंग के लिए, मेजरमेंट ऑफ मैटर, एटम एंड मॉलिक्यूल भी बोलते हैं जिसको। तो क्या क्या हुआ है वहाँ पे, जितना भी बेसिक चीज़ें थी, इवन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो चुकी थी। एटम मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन क्या है, कंपाउंड कैसे बनता है कैटायन और एनायन के बीच में, ठीक है ना। ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी। अब इसके बाद हम थोड़ी आगे की बात करते हैं। कुछ कुछ मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे। बेसिकली अब हमें पढ़ना है मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले और भी बहुत चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो पढ़नी पड़ती हैं पहले, तो पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहला टर्म है एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, किसी एटम का मास, ठीक है ना, मास ऑफ वन एटम, किसी भी चीज के एक एटम का मास, दैट इज एटॉमिक मास। फिर आगे जैसे कि मास ऑफ वन एटम हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ये पूरी कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th में, जब ये चैप्टर पढ़ा होगा कि एटम का मास निकालने के लिए, मतलब हम किसी भी चीज़ का जो मास लेते हैं तो जनरली ग्राम या मिलीग्राम या किलोग्राम ऐसे लेते हैं। अब एटम तो बहुत हल्का है, अब एटम का मास मिलीग्राम किलोग्राम में तो आएगा नहीं, बहुत ही कोई चांस ही नहीं है भाई। एक एटम का मास ग्राम में कैसे आएगा? अगर आएगा भी तो वो वैल्यू बहुत छोटी होगी, आएगा भी तो वो वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो इसीलिए हमको मास निकालने की जरूरत हुई, तो हमने मास के लिए एक नया यूनिट बनाया, क्योंकि वो ग्राम किलोग्राम वाला यूनिट हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि एटम का मास बहुत कम है। तो इसीलिए हमको मास मानने की जरूरत पड़ी। इसके लिए हमको एक रेफरेंस एलिमेंट चाहिए था। देखो, एटॉमिक मास के लिए हमने एटम के मास को ही रेफरेंस माना। तो हमने सोचा कि इतने ज़्यादा जो एटम होंगे उनमें से किसी एटम के मास को हम मान लेते हैं, और उसी के बिहाफ पर बाकियों को उससे कंपेयर करके बाकी का मास निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन लिया गया, बात नहीं बनी, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही थी। ऑक्सीजन लिया गया, बात नहीं बनी। और लास्ट में लिया गया कार्बन, और बात बन गई। बात बन गई मतलब एटॉमिक मास के लिए जो रेफरेंस एलिमेंट है वो है कार्बन, ठीक है ना। अब कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और एक होता है C14। तो इसमें से C12 की अबंडेंस सबसे हाई है, या हाईली अबंडेंस है, यानी कि इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेचर में 98-99% तक ये अकेला पाया जाता है, और बाकी ये दोनों मिला के 1 से 2% है, काफ़ी कम है। तो इसकी हाई अबंडेंस होने की वजह से इसको रेफरेंस एलिमेंट माना गया, यानी एटॉमिक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एटम के मास निकालने के लिए किस एलिमेंट को रेफरेंस के तौर पे लिया गया है, तो वो है कार्बन। और कार्बन का कौन सा? कार्बन 12, ठीक। कैसे? कार्बन 12 के मास को 12 यूनिट माना गया, ठीक है। कार्बन 12 के मास को, यानी कि कार्बन के 3 जो एटम होते हैं अलग अलग टाइप के, उसमें से एक को मान लिया कि इसको कार्बन 12 बोलेंगे। उसका नाम कार्बन 12 इसीलिए पड़ा क्योंकि उसके मास को 12 यूनिट माना गया है। और एक नया यहाँ पर क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास की एक नई यूनिट आई, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ग्राम किलोग्राम से बात नहीं बनेगी, तो नई यूनिट बनकर आई, दैट इज यूनिट, या फिर इसी को बोल सकते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि डाल्टन भी एटॉमिक मास की यूनिट है। ये तीनों यूनिट, AMU और डाल्टन, दीज थ्री आर द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। मास या मॉलिक्यूल का, अगर एक एटम या एक मॉलिक्यूल का अगर मास निकालना हो तो उसके लिए ये 3 यूनिट यूज की जा सकती हैं, या तो यूनिट लिखा होगा या AMU या डाल्टन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन 12 क्या है। तो अगर मान लो, अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोग्राम क्या है, तो आप बोलोगे 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, है ना, ऐसे ही आएगा। अगर मैं पूछूं कि 1 ग्राम क्या है, तो तुम बोलोगे 1 ग्राम मतलब जितने मिलीग्राम होंगे वो बताओगे, या उसमें 10⁻³ किलोग्राम, इस तरह से। तो अगर पूछा जाए कि 1 AMU क्या है, 1 AMU, व्हाट इज 1 AMU, तो देखो समझो, ध्यान समझना। कार्बन के मास को कितना माना है? कार्बन 12 के मास को माना है 12। कार्बन का मास है 12 यूनिट। अगर इस 12 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा, तो 1 यूनिट बचेगा नहीं बचेगा? भाई कार्बन 12 के मास को, अगर कार्बन 12 का मास कितना है 12, अगर मैं इसी को 12 से डिवाइड कर दूं तो 12 से 12 कट जाएगा और 1 यूनिट बचेगा। तो 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? मास ऑफ C12, यानी कि कार्बन 12 का मास अपॉन 12। इसी को ऐसे भी लिख देते हैं 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। क्योंकि इसका मास 12 है तो 12 से 12 कट के कैंसिल, तो कितना आएगा? 1 AMU। तो ये पता होना चाहिए, MCQ में इस पे के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 AMU की वैल्यू इतनी होती है। और 1 AMU मास कितना होता है आपको पता है? हाइड्रोजन का मास है 1, और हीलियम का मास है 4, और लिथियम का मास है 7, और बेरिलियम का मास है 9, बोरॉन का मास है 11, और कार्बन का मास है 12। कार्बन के मास को तो माना ही है 12। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16,
और इसके बाद फ्लोरीन 19 और नियॉन 10 10 20। आपको 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक मास याद होने चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 20 तक याद होनी चाहिए। 20 के ऊपर का अगर कोई एलिमेंट अगर मिलेगा तो उसका मास आपको जनरली वो लोग दे देते हैं वहां पर, लेकिन 20 तक तो कम से कम याद रखो। 20 तक भी नहीं, कम से कम 10 तक तो याद रखो ही रखो, है ना। 20 तक तो ही, तो कम से कम 10 ही तक याद रखो। कम से कम इंसान को कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इनका मास तो आना चाहिए ना। लोग अगर इसका मास भी याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह से वैल्यू आई 1 एएमयू की। 1 एएमयू मतलब कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड कर दो तो 1 एएमयू आ जाएगा। फिर अगली बात आती है 1 एएमयू मास किसका, हाइड्रोजन का, तो समझो फिर 1 एएमयू की वैल्यू, 1 एएमयू बोलो या इसको यू बोलो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 एएमयू की वैल्यू क्या ग्राम में निकलेगी? मैंने कहा बिल्कुल निकलेगी भाई। क्या किसी एटम के मास को ग्राम में नहीं निकाल सकते? किसी एटम के मास को ग्राम में निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा, वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो 1 एएमयू की वैल्यू जो प्रैक्टिकली, जो बाद में एक्सपेरिमेंटल तरीके से जो निकाली गई है, तो वो वैल्यू आई 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। यह है 1 एएमयू की वैल्यू। और इसी को लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ग्राम या किलोग्राम में चेंज करना आपको आता ही होगा, तो ये इस तरह से होगा, ठीक है ना। 1 एएमयू की वैल्यू कितनी है? इतनी है, इतनी। क्लियर? ये नंबर याद रखो, बहुत काम का है, बहुत फायदे हैं इसके। सबसे बड़ा फायदा ये है कि मगर मान लो आपसे कभी किसी एक एटम के मास ग्राम में पूछा गया हो, सपोज करो आपसे पूछा गया है मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इन ग्राम्स। आपसे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का मास ग्राम में पूछा गया है, एक एटम का मास, कैसे निकालोगे? तो ये वहां पर ये वैल्यू बहुत आती है। देखो एक तरीका तो है इसका मूल कॉन्सेप्ट वाला, कि मूल कॉन्सेप्ट में भी आपके पास एक तरीका है करने का, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो वो नहीं है तो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको 1 एएमयू की वैल्यू पता है तो काम हो जाएगा। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 एएमयू, ठीक है। 1 तो 1 है, और एएमयू की वैल्यू क्या है? हमने ये देखा कि 1 एएमयू की वैल्यू इतनी होती है, यानी कि 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यही आएगी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। इसी तरह से मान लो आपको कार्बन का निकालना हो, आपको पता है कि कार्बन का मास होता है 12 एएमयू, जो एक एटम का मास होता है, एटॉमिक मास यानी एटम का मास, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सब अलग चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं एटॉमिक की, तो 12 एएमयू, तो यानी कि 12 इंटू इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, जो वैल्यू आएगी लिख देना। इसी तरह से आपको ऑक्सीजन का मास निकालने हो गया, तो 16 एएमयू की वैल्यू होती है, तो यानी कि 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, और जो वैल्यू आएगी लिख लेना निकाल के। इसलिए बोल रहा हूँ 1 एएमयू की वैल्यू याद होनी चाहिए, ये बहुत काम का नंबर है। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ये एएमयू की वैल्यू है। अब आप इससे क्या फायदा होगा, आप किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का मास, किसी भी मतलब का एटम या मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकाल सकते हैं, किलोग्राम में निकाल सकते हैं। किलोग्राम में आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करने का, ग्राम में आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करने का। ओके, ठीक है। तो ये हो गया एटॉमिक मास। इसमें क्या क्या काम की चीजें हैं कि 1 एएमयू की वैल्यू याद रखो। 1 एएमयू क्या होता है इसका मतलब ये समझो। कार्बन 12 को रेफरेंस क्यों लिया गया ये समझो, क्योंकि उसकी उसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है ना। ठीक है, एटॉमिक मास के बाद अगला टर्म है, इस पे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जा सकते हैं, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। ये भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो पता होनी चाहिए। आप लोगों ने 9th में सब पढ़ा है लेकिन भूल गए होगे अब तक तो। ग्राम एटॉमिक मास, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मास, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी एटम के मास को ग्राम में बोलो, वही ग्राम एटॉमिक मास है। जैसे अगर बोला जाए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोला है तो लिखोगे 1 एएमयू या यू। भाई एक एटम का मास तो 1 ही होगा ना, और एएमयू यू में ही होगा, एटम का मास है। अगर बोला जाए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हो जाएगा 1 ग्राम। ये कैसे हो गया ये समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो ऐसा हो जाता है। एटॉमिक मास अगर हाइड्रोजन का देखा जाए, यानी कि एक एटम का मास, तो 1 एएमयू है।
लेकिन अगर बोल रहा है ग्राम एटॉमिक मास, मतलब वैल्यू वही है, 1 की 1 ही रहेगी, बस वो ग्राम में रिप्रेजेंट की जाएगी। इसी तरह से बोला जाए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 यूनिट या एमयू, कुछ भी बोलो। और अगर बोला जाए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। फिर यहाँ से एक फॉर्मूला आता है जिसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आपको क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि मान लो आपको कुछ दे रखा है, कह देगा कि 500 ग्राम सल्फर में कितने ग्राम एटम है, क्वांटिटी है 500 ग्राम, पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ ग्राम एटम। ये दोनों में थोड़ा फर्क है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला होता है, किसी भी फॉर्मूले में जो गिवन चीज होती है, जो हमको दी जाती है, वो हमेशा ऊपर रखी जाती है, यानी कि गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, उसी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास असल में देखा जाए तो क्या है, एक तरह से नंबर ऑफ ये मोल्स ही होते हैं एक तरह के, ठीक है ना, एक तरह से ये मोल्स ही हैं। लेकिन अभी इतना आगे मत बढ़ो, फिलहाल नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना सीखो। अगर मास दिया हो तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे जरा एक दो क्वेश्चन कर लो। नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखो, इसमें एक क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 90 ग्राम H2O B और 360 ग्राम ग्लूकोज। नंबर ऑफ ग्राम एटम पूछ रहा है। पहला वाला सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या होता है, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। वाटर का एटॉमिक मास, वैसे तो ये मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पर हमने वो ले लिया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। तो गिवन मास है इसका 90 और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास एक तरह से पूरे मॉलिक्यूल का मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो ये कट जाएगा 5 बार, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे 5। इसी तरह से ग्लूकोज वाले में करोगे तो ऊपर गिवन मास 360 ग्राम, ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो फॉर्मूला होता है C6H12O6, टोटल इसका जोड़ोगे तो वो आएगा 180, ठीक है ना। अगर सबके मास को रख के उनसे मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू आएगी 180, तो नीचे 180 ग्राम रखोगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल, यानी कि 2 ग्राम एटम्स। इस तरह से क्वेश्चन होता है। एक और लिख लो, ठीक है ना। और बाकी और भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 100 ग्राम कार्बन, 200 ग्राम सल्फर, ठीक है ना, इस तरह से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब एक ही जैसे होते हैं। तो ये था हमारा ग्राम एटॉमिक मास। फॉर्मूला पता होना चाहिए, जितना आपको दिया हुआ है वो ग्राम एटम अपॉन उसका ग्राम एटॉमिक मास ऊपर गिवन मास, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चीज है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास था तो मॉलिक्यूलर मास भी आएगा, है ना। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूलर क्या होगा, मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसी भी चीज के एक मॉलिक्यूल का मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ध्यान समझना, फर्क समझो पहले, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या ये दोनों सेम होंगे, क्या ये दोनों सेम होंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एटॉमिक मास जब ऑक्सीजन का निकालोगे तो सिर्फ आप O का एटॉमिक मास निकालोगे, वो आएगा 16, लेकिन मॉलिक्यूल का निकालोगे तो मॉलिक्यूल होता है O2, इसका आएगा 32, भाषण में ही। इसी प्रकार एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का अगर एटॉमिक मास देखोगे तो फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है P, कितना आएगा 31 यूनिट। हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो ये सारे यूनिट में है ये वैल्यू, ठीक है ना, ये ग्राम नहीं है, सब यूनिट में है। और अगर मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास ऑफ फास्फोरस, तो आपको पता है कि फास्फोरस का मॉलिक्यूल P4 के फॉर्म में रहता है, तो यानी कि 31 इंटू 4 यानी कि 124 यूनिट। ये U है भैया मेरा, ठीक है ना, ऐसे ही बनता है U, देखने में 4 लग रहा है वो, आई बात में। इसी तरह से एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, S का होता है 32 यूनिट, ठीक। और अगर मान लो बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास, तो सल्फर का मॉलिक्यूल एसिड के फॉर्म में रहता है, तो यानी कि 32 इंटू 8 यानी कि आई थिंक 256 समथिंग आएगा ये,
256 यूनिट। समझे? ओके गाइज, तो मिटाते हैं इसको। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास। अब मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आता होगा, लेकिन फिर भी चलो इसको नहीं पता है, एक बार सीख लो। सपोज करो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हो, सपोज करो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल और उसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या तरीका हो सकता है इसका? जैसे कि कुछ है कि मान लो चलो H2O हो गया, CO2 हो गया, H2SO4 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब मान लो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, इनका एटॉमिक मास थोड़ी निकलेगा, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। हाइड्रोजन का मास 1 × 2, क्योंकि 2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा? 18 यूनिट। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 टू 32 आ जाएगा 44 यूनिट। H2SO4 में हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू ऑक्सीजन है 4, तो यानी कि टोटल आ जाएगा 98 यूनिट। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 यानी कि 48, और ये आ जाएगा लगभग 100 यूनिट। इस तरह से निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, ठीक, ये हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। आगे मॉलिक्यूलर मास के बाद अगला है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, पहले एटॉमिक मास पढ़ा था, फिर इसके बाद पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास। लगभग चीजें सेम थी, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होती थी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यूनिट, और हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है 1 ग्राम, 1 तो 1 ही है दोनों जगह। कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, वैल्यू सेम है, सिर्फ यूनिट बदल जा रहा है। उसी प्रकार ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी वही चीज है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का मास इन ग्राम, ग्राम में निकालना। आगे बात समझे? किसी का भी मॉलिक्यूल ग्राम में निकालना। जैसे कि अगर बोला जाए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का अगर मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो आएगा 18 यूनिट, ठीक है ना, या AMU बोलो। लेकिन अगर 1 क्या बोलते हैं, अगर बोला जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो 18 ग्राम हो जाएगा। बस ये फर्क है, मैंने पहले ही बोला है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ यूनिट बदल जाएंगे, और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। इसका भी फॉर्मूला आएगा, अगर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने को आ जाए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने के लिए ऊपर गिवन गिवन मास जो होगा अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, एक क्वेश्चन कर लो, लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड आउट द ग्राम, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम molecules in, number of gram molecules in 150 gram H2O, number 1, number 2 512 ग्राम सल्फर। ठीक है, पहला करते हैं, निकालना है हमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ऊपर होता है गिवन मास, यानी कि 150 ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका? वाटर का। वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18 ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसको वैल्यू को काटोगे तो कितना जाएगा?
लगभग 8 बार जाएगा। ये कैलकुलेशन छोड़ो, हम पहले इसको छोटे से काटेंगे। देखो कैलकुलेशन में ना कभी टाइम वेस्ट मत किया करो, जो पढ़ा तुम्हें याद नहीं है उसके चक्कर में ज्यादा मत किया करो। मुझे 18 की टेबल पूरी अच्छे से याद नहीं है, इसलिए मैंने इसको तुरंत चेंज किया, ठीक है ना। अब यहाँ से 9 की टेबल याद होगी आराम से, तो 9 7 63 9 8 बार 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 30 9 लगभग 8.3 ग्राम एटम्स आएगा, ठीक है ना। और इनमें देखो वैल्यू पूरी पूरी नहीं आती, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बस थोड़ा बहुत जब आपका 8 आ गया ना, तुरंत आप चारों ऑप्शन चेक कर लो। अगर आपने सब कुछ ठीक किया है और अगर मान लो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिख रहा है जो 8 पॉइंट समथिंग दिख रहा है, फटाक से आंसर मार देगा, जहाँ टाइम नहीं वेस्ट करने का। अगला पूछा है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 512 ग्राम सल्फर। तो देखो ऊपर क्या होता है, गिवन मास, यानी कि 512 ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से समझो, ग्राम एटॉमिक मास नहीं पूछा है। अगर सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास बोलेगा तो वो हो जाएगा 32 ग्राम। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो पता है आपको कि सल्फर का मॉलिक्यूल एसिड के फॉर्म में होता है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी लगभग 256। तो अपॉन में 256, क्यों? क्योंकि सल्फर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 256 होता है, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 2 बार में जाएगा तो लगभग आएगा 2 ग्राम एटम। क्लियर? इसके बाद एक चीज और है, फिर लास्ट में है हमारा, एक चीज और पढ़ते हैं, दैट इज मोलर मास। मोलर मास असल में कुछ नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही है, लेकिन अलग टर्म है, तो हम कहेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास जो होगा वही होगा, और ये ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा। पहली बात तो मोलर मास आप हमेशा ग्राम में निकलोगे। ध्यान समझो, अगर बोले दो बातें हैं, एटॉमिक मास ऑफ, और इधर लिखा है मोलर मास ऑफ, ठीक है। अगर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है तो हो जाएगा 1 यूनिट, अगर मोलर मास ऑफ है तो वो हो जाएगा 1 ग्राम। मैंने कहा ना ये ग्राम एटॉमिक मास जैसा ही है, वही चीज लगभग। ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक मास पूछ रहा है तो वो हो जाता है 16 यूनिट, और अगर मोलर मास कह रहा है तो वो हो जाएगा 16 ग्राम। मोल्स के जो मास होंगे, जो मोल्स मोलर मास के तौर पे दिए होंगे, जो भी चीजें मोल के तौर पे हैं वो सारी ग्राम में ही आएंगी, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट बनाया ही इसीलिए गया है क्योंकि नंबर ऑफ एटम बहुत ज्यादा होते हैं। एक दो एटम या एक दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन तो होती नहीं है भाई, वो तो बहुत सारी होती है। तो इसीलिए थोड़ा इतने बड़े बड़े टर्म्स को अगर थोड़ा शॉर्ट में बताना है तो उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद मान लो H2O का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो, दोनों निकाल लो यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा 18 यूनिट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो मोलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट होगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि किसी भी चीज का 1 मोल, अगर कितनी छोटी से छोटी चीज का भी अगर 1 मोल लिया है तो वो कम से कम ग्राम में तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। CO2 कितना हो जाएगा 44 यूनिट, और यही हो जाएगा 44 ग्राम। क्लियर? तो अब हम लोग आगे जब मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मूल कॉन्सेप्ट में तो पहले बता चुका हूँ, मोलर मास क्या है, वही ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, असल में वही चीज है मोलर मास, वही चीज है, सेम ही वही है। लेकिन बस ये है कि एक नया टर्म बता दिया गया है, क्योंकि जब आप मोल कॉन्सेप्ट के लिए फॉर्मूले पढ़ोगे और उसके क्वेश्चन लगाओगे तो वहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास वर्ड नहीं आएगा, वहां पर मोलर मास आएगा। तो मोलर मास यानी कि वहां भी फॉर्मूले ऐसे होंगे, गिवन मास ऊपर होगा, नीचे होगा मोलर मास, और जिस भी चीज का, चाहे एटम का निकालना हो चाहे मॉलिक्यूल का मास हो, जिस भी चीज का आप मोलर मास निकाल रहे हो वो ग्राम में निकलेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ देखते हैं समाप्त।